हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स कथाकार। कथाकार। विशालगढ़ से कोसों दूर तुषारगढ़ में एक रात। गड़गड़ गड़गड़ आ आ ताक आ पुत्र नथु। पिताजी। ओह, तो मैं फिर वही स्वप्न देख रहा था। पिछले 10 वर्षों से मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ। इसी बीच मेरी माँ भी ईश्वर को प्यारी हो गई। आह माँ। नहीं, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं वह कत्थु नहीं रहा, बल्कि बन चुका हूँ कथाकार। मैं इसी समय विशालगढ़ अपने पिता को महाराज विक्रम सिंह की कैद से छुड़ाने जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं महाराज को प्रसन्न करके अपने पिता को कैद से मुक्त करा लूँगा जल्द ही। ओह, मैं विशालगढ़ आ पहुँचा। आलू लो, बैगन लो, तोरई लो। तभी आ अरे, इसे क्या हुआ? ये तो जीवन है महाराज, जीवन है महाआलसी। कत्थू ने जीवन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसकी आंखें खुली। आह, जल के छींटे मारकर मुझे होश में कौन लाया? तुम चलते चलते मूर्छित हो गए थे, मैं तुम्हें होश में लाया हूँ। तुम मुझे होश में क्यों लाए? मैं तो थोड़ी देर में भूख से फिर मूर्छित हो जाऊंगा। मैंने पिछले 3 दिन से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। क्या? विशालगढ़ में कोई भूखा नहीं मरता, ये आलसी है। काम ही नहीं करेगा तो भूख से मरेगा, भूख से तो मरेगा ही नहीं। मेरे होते हुए ये भूख से नहीं मरेगा। इसका मतलब तुम इसे भीख दोगे? ऐसी भूल मत करना परदेसी, क्योंकि विशालगढ़ में भीख लेना व देना अपराध है। इसके लिए तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है। नहीं भाई, मैं इसे भीख नहीं दूंगा। मैं कथाकार हूँ, मैं इसे अपनी कहानी सुनाऊंगा। ये मेरी कहानी सुनेगा और बदले में इसका पेट भरेगा। कहानी से मेरा पेट कैसे भरेगा? तो फिर जीवन, सुन कहानी। कमाल है, ये कहानी से भला इसका पेट कैसे भरेगा? एक नगर था। नगर में एक बाग था। बाग में हर प्रकार के फलों के वृक्ष थे, मगर वो जादुई बाग था। वहाँ से कोई भूखे पेट वापस नहीं आ सकता था। खत्म कहानी। अरे, जीवन कहाँ गया? अरे, ये मैं कहाँ गया? आहा, यहाँ तो स्वादिष्ट फलों की भरमार है, जिन्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ा कुटी है। वाह, यम यम यम, चबड़ चबड़। पेट भर गया, मगर फल खाने की और इच्छा हो रही है। अरे, मैं दोबारा वहीं पर आ गया। हाँ, क्योंकि फल खाकर तुम्हारा पेट भर चुका। नहीं, मुझे वापस वहाँ पर भेज दो, वहाँ फल तोड़ने भी नहीं पड़ते हैं। जाओ आलसी, कुछ काम करो। कथाकार की कहानी का वह चमत्कार देखकर हर कोई दंग रह गया। और कथाकार, हम भी कहानी सुनेंगे। अरे रे, ये क्या करते हो? मैं गिर पड़ूंगा। अच्छा, एक एक करके आओ। फिर वहीं एक वृक्ष के नीचे कथाकार का आसन लगा दिया गया और कथाकार, मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ, मेरा उद्धार करो। ओ ठीक है। कोड़ी, सुन कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक झील थी। झील में ऋषि पोखराचार तप करते थे। उनकी मैल के प्रभाव से झील का पानी रोग हरणा हो गया था। उसमें स्नान करने से रोग जड़ से खत्म हो जाते थे। उस झील में स्नान करने के बाद ही कोई आ सकता है। कहानी खत्म। ओह, रोग हरणा झील, मार डुबकी। मैं ठीक हो गया। और अरे, ये तो रोग मुक्त हो गया। तभी, ये कैसा मजमा लगा रखा है यहाँ? सेनापति जी, वो कथाकार है। उसकी कहानियों में अद्भुत शक्ति भरी है। कहानियाँ सुना सुनाकर वो लोगों के दुख दूर कर रहा है। अभी अभी उसने कोड़ी को ठीक किया है। कहानी सुनाकर कोड़ी को ठीक कर दिया? मैं ऐसे ढोंगी लोगों को खूब पहचानता हूँ। अभी पता चल जाएगा। इन भोले वाले लोगों को कहानी सुनाकर बहकाने के अपराध में मैं तुझे हिरासत में लेता हूँ कथाकार। किंतु सेनापति जी, ये हमें बहका नहीं रहा। इसकी कहानियों में कमाल की शक्ति है, जो भूखे का पेट भर देती है और रोगी को रोग मुक्त कर देती है। अगर ऐसी बात है तो इसे अपनी बात का प्रमाण देना होगा। मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ सेनापति। सेनापति, सुनो कहानी। एक भयानक वन था जिसमें शेर रहते थे। जंगल में जाओगे, शेर पकड़ कर लाओगे। डरोगे तो नहीं, डरोगे तो बाहर आ जाओगे। कहानी खत्म। अरे, सेनापति जी कहाँ गायब हो रहे हैं? ये तो मैं सचमुच के जंगल में आ गया हूँ। हमारा जंगल। दहाड़। ये तो मेरी दहाड़ से मिलती जुलती दहाड़ है। शेर। माना वास्त दावत मनेगी। अजी मैंने क्या सुनती हो? दूसरे ही पल सेनापति जी वापस आ गए। मैं डरा नहीं। जान बची। वो तो आपको वापस आया देखकर ही हम समझ गए।
अब तो आपको अपनी बात का प्रमाण मिल गया सेनापति जी? हाँ, मुझे तो मिल गया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी महाराज को भी सुनाओ, वो तुम्हें इनाम देंगे। इतना सुनते ही कथाकार की आंखें चमक उठी। ओ, महाराज को? अवश्य सेनापति जी, अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी पल की तो प्रतीक्षा थी। कथाकार, हमें कहानी सुनाने के लिए लौटना। महल में पहुंचकर सेनापति ने जब कथाकार के विषय में सब कुछ बताया तो कथाकार, सबसे पहले कहानी भतीजे मोहक को सुनाओ। इसे कोई कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि इसकी नानी दादी दोनों मरी हुई हैं। कथाकार, पहले तुम हमारे पुत्र को ही कोई कहानी सुनाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमार मोहक सिंह, सुनो कहानी। एक था परीलोक। परीलोक में सुंदर परियां रहती थी। एक सुंदर परी उनकी रानी थी। वो सबको खूब प्यार करती थी। परीलोक में आने वालों का स्वागत करती थी। शैतानी करने पर परीलोक से निकाल देती थी। खत्म कहानी। इसी के साथ मोहक सिंह हो गया गायब। हाय, मेरा पुत्र कहाँ गया? कथाकार, हमारा पुत्र मोहक सिंह कहाँ गया? अरे, बाकीलाल भी यह करिश्मा देखकर हैरान रह गया। मोहक सिंह तो पहुंच चुका था परीलोक में। आह, परीलोक! आओ पुत्र, परीलोक में तुम्हारा स्वागत है। परियां तुम्हें परीलोक की सैर कराएंगी। लो, फल खाओ। नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगा। आओ, हम तुम्हें फूलों के झूले पर झूला झुलाएं। नहीं, मैं अपने आप झूलूंगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। किंतु मोहक सिंह भूल गया कि ज़्यादा मज़े लेना भी अच्छी बात नहीं होती। शैतान बालक को इसकी शैतानी का दंड मिल गया। दूसरे ही पल मोहक वापस आ गया। पर मेरे पुत्र को क्या हुआ? राजवैद्य ने निरीक्षण किया। माताश्री! महाराज, उसके पाँव में मोच आ गई है, हाथ की हड्डी खिसक गई है, छाती की नस खिंच गई है। क्या? कथाकार, बोलो तो मैं क्या दंड दूँ? महाराज, इसमें मेरी कहानी का कोई दोष नहीं। इसने ज़रूर परीलोक में कोई शैतानी की होगी। महाराज, भूल हमारी ही है जो हमने ऐसे भतीजे मोहक को कहानी सुनाने को कहा। सर्वप्रथम कहानी आपको सुननी चाहिए थी। बाकीलाल, तुम ठीक कहते हो, हम दोनों कहानी सुनेंगे। मैं भी? ठीक है महाराज, आप कहते हो तो ठीक है। कथाकार, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी कहानी सुनते ही सुनने वाला कहानी के कल्पना लोक में पहुंच जाता है। हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हम एक ऐसे अद्भुत स्थान पर पहुंच जाएं जो हमने पहले कभी सपने में भी ना देखा हो। अभी लीजिए महाराज। राजा विक्रम सिंह बाकेलाल, सुनो कहानी। एक मैदान था, बहुत खुला व विशाल, रेत का मैदान, कोसों लंबा। मैदान पर जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े रहते थे। यहाँ तेज़ हवा चलती थी, मगर हवा में रेत नहीं उड़ती थी, उड़ते थे पत्थर। इस मैदान में फंसने वाला कोई भी प्राणी इन पत्थरों से नहीं बच सकता, क्योंकि यह पत्थर उसी की ओर उछलते हैं और एक बार उससे ज़रूर टकराते हैं। इन पत्थरों से दिमाग वाला ही बच सकता है। कहानी खत्म। महाराज और बाकेलाल दोनों गायब हो गए। हाँ, वे कहानी में चले गए जल्द ही। बाकेलाल, ये हम कहाँ गए? महाराज, हम रेगिस्तान में आ गए हैं, जहाँ तेज़ हवा कभी भी चलने लगती है और तेज़ हवा के दबाव से यहाँ वहाँ पड़ी चट्टानें कभी भी इधर से उधर उछलने लगती हैं। साए! बाकेलाल, मुझे पकड़ लेना, कहीं उड़ ना जाना। बाके बचो! कथाकार ने कहा था कि पत्थर वहाँ फंसे इंसानों से ही आकर टकराते हैं। क्यों ना मैं मोटे के पीछे दुबक जाऊँ, जो भी पत्थर आएगा वो मोटे से ही टकराएगा। बाकेलाल, वह पत्थर उड़कर मेरी तरफ आ रहा है। बाकेलाल, मुझे बचाओ, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। अब मरेगा मुच्छड़। लेकिन ये क्या? वाह, तोंद पर टकराकर मज़ा आ गया। मैं सबसे कह देता हूँ कि वहीं टकराओ। बाकेलाल, मेरे पेट पर गुदगुदी मत करो, ऐसे भयानक समय में हंसना नहीं चाहता। थड़ाक आए। वह मारा पापड़ वाले को सूझ गई तरकीब इन पत्थरों से बचने की। बाकेलाल, इस संकट की घड़ी में तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? महाराज, इन पत्थरों से बचने की तरकीब सूझ गई। महाराज, वे आई चट्टान, अपनी तोंद आगे कीजिए। मैं भी तोंद से टकराऊंगा। हम भी। वह देखिए महाराज, आपकी गद्देदार तोंद से टकराकर पत्थर कितने खुश हो रहे हैं। ओह, तो वह गुदगुदी मुझे तुमने नहीं की थी। वाह बाकेला, तुम्हारी बुद्धि का भी जवाब नहीं। दूर हट शैतान पत्थर। और तब शुक्र है महाराज और बाकी वापस आ गए। कहिए महाराज, वह स्थान अद्भुत था या नहीं? कथाकार, तुमने तो हमें मरवाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो तो शुक्र है कि मेरी सदाबहार तोंद और बाकी मेरे साथ थे। कम बखत एक भी पत्थर मोटे के सिर से आकर नहीं टकराया। मेरी किस्मत ही खराब है। महाराज, तो क्या सोचा, इसका क्या करना है? प्रबंध मंत्री को इसके गले के नाप का फंदा तैयार करने का आदेश दे दूं? आदमी तो ये खतरनाक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकेलाल, तुम बताओ। बेटा बाके, ये अवसर हाथ से मत जाने दे। बाके का शैतानी दिमाग बुन रहा था योजना। अगर मैं महाराज को इसे कारागार में डालने को कह दूं और फिर इसके साथ मिलकर विक्रम सिंह को ख़त्म करने की कोई कथा तैयार करूं, तो इस बार मुच्छड़ मनहूस नहीं बचेगा। मनी मन ऐसा सोच विचार करके बाकेलाल बोला,
महाराज, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। ऐसा आदमी तो कभी आपको कोई कहानी सुनाकर सूखे कुएं में लटका सकता है, नब में टांग सकता है या संदूक में बंद कर सकता है। ये चाहे तो आपकी पूरी सेना को ही कहानी सुनाकर पलक झपकते ही गायब कर सकता है। इसे तो फौरन कारागार में डाल देना ही उचित होगा महाराज। तो फिर ठीक है सेनापति, इसे फौरन काल कोठरी में डाल दो। वहाँ इस जैसे ही 4 खतरनाक अपराधी और कैद है। ओए चल बे, मुझे शेर से डराने का परिणाम देख लिया, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया था। नहीं, ये अन्याय है। मैं शरीफ कथाकार हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता। जितनी बार आवाज़ निकालेगा उतनी बार पिटेगा। तेरे जूते में कील निकली हुई है सेनापति। ताक, फिर बोला। देख मैं कह रहा हूँ, दोबारा कील वाली जूती मत मारियो। शराफत का ज़माना ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो, हम भी अपनी शराफत का दंड भुगत रहे हैं। कत्थू मेरा पुत्र। पिताजी, मैं आपको ही कैद मुक्त कराने आया हूँ। पर तेरी माँ कैसी है पुत्र? वह तो कब की लुढ़क गई पिताजी। शुक्र है विधवा होने से बच गई, अब तो मेरा भी समय आने वाला है। नहीं पिताजी, ऐसी अशुभ बातें ना करें, मैं आपको कैद मुक्त कराऊंगा। पर तुम्हें अकेले मुझे ही कैद मुक्त नहीं करना है, इन्हें भी कराना है। ये कौन है पिताजी? पुत्र, ये तेरे दादा, पड़दादा और लक्कड़ दादा हैं। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सारी पीढ़ियाँ यहाँ कैद हैं। पुत्र कत्थू, मैं तेरा लक्कड़ दादा हूँ। मेरी कविताएं सुनकर लोग बहरे हो जाते थे। एक बार पूरे नगर के लोग बहरे हो गए तो सैनिकों ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया, तब से मैं यहीं हूँ। और पुत्र, मैं तेरा पड़दादा हूँ। मैं लोगों को चुटकुले सुनाता था, मेरे चुटकुले सुनकर सबको हंसते थे। एक दिन हंसते हंसते सब गूंगे हो गए। वो दिन था और आज का दिन मैं यहीं हूँ। पुत्र कत्थू, मैं तेरा दादा हूँ। मेरी शायरी सुनकर मेरा पूरा कस्बा पागल हो गया था। बस तब से मैं बेकसूर यहीं पड़ा हूँ, निष्ठुर मृत्यु भी नहीं आती। मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही होगा पुत्र, मैं गप्पे सुनाता था। मेरी गप्प सुनते ही लोग सो जाते थे। एक बार मैंने 6 माह लंबी बड़ी गप्प सुनाई, लोग सो गए और उन्हें चील हुए मृत समझकर खा गए। बस तब से मैं निर्दोष यहीं पर कैद हूँ। पर अब मैं आ गया हूँ। मैंने देख लिया है कि शराफत का यहाँ कोई मोल नहीं, तो शराफत छोड़ दी मैंने। अब मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप चारों कैद मुक्त हो जाएंगे। ठहरो कथाकार। बाखीलाल, तुम्हारे ही कहने पर मुझे यहाँ भेजा गया है। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाकर सूखे कुएं में भेज दूंगा। बाखीलाल, सुन कहानी। एक था सूखा कुआं। ठहरो, पहले मेरी बात सुनो। यदि मैं ऐसा ना करता तो सेनापति के कहने पर महाराज तुम्हें मृत्यु दंड दे देते। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हें विशालगढ़ का राजा बनाना चाहता हूँ। राजा? क्या? कत्थू पुत्र, ये काम का आदमी लगता है। ठहर जा, इसे कहानी मत सुनाना, इसकी सुन। तो फिर सुनो कथाकार, तुम अपने पिता, दादा, पड़दादा और लक्कड़ दादा को कहानी सुनाकर गायब कर दो और ये शर्त रख दो कि जब तक तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा ये वापस नहीं आएंगे। बेवश होकर राजा को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा और तब उनके विश्वास पात्रों को कहानी सुनाना जो मैं तुम्हें बताऊं। तब तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार तुम राजा बन गए तो फिर तुम्हारे ये सारे रिश्तेदार अपने आप ही छूट जाएंगे। ठीक है बाघेलाल, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। दूसरे ही दिन, महाराज गजब हो गया, कथाकार ने अपनी कहानी सुनाकर उन 4 खतरनाक कैदियों को भगा दिया। क्या? महाराज, वो कहता है कि जब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा वो कैदी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कहानी ही ऐसी सुनाई है कि उसके छूटते ही 4 कैदी वापस आ जाएंगे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। महाराज, वो 4 तो कथाकार के भी बाप हैं। अगर वो हमारे राज्य में खुले घूमते रहे तो नगर के नगर बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, भलाई कथाकार को छोड़ने में ही है। ठीक है सेनापति, कथाकार को अभी छोड़ दो, हम इसे छोड़ने के बाद फिर से पकड़ लेंगे। मोटे मच्छर, उससे पहले ही कथाकार सबको कहानियाँ सुनाकर गायब कर देगा और इस बार किसी का लौटना आसान ना होगा। शीघ्र ही। कथाकार, देखो हमने तुम्हें छोड़ दिया। तभी कारागार से सैनिक सूचना लेकर वहां पहुंचा। महाराज, 4 कैदी वापस आ गए। इसी के साथ कथाकार एक भयंकर हठास लगा उठा। राजा, अब मैं तुझे कहानी सुनाकर बंद बात भेज दूंगा, उसके बाद मैं बनूंगा राजा। बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह, सुनो कहानी। ये तो मेरा नाम भी ले रहा है। हाँ बाकेलाल, क्योंकि तेरे जैसे चालाक व मक्कार आदमी के रहते मैं राजा बनकर भी राजा नहीं बन पाऊंगा। अरे पकड़ो इसे, ये कहानी ना सुना पाए। सेनापति सैनिकों के साथ आगे बढ़े। सेनापति, सैनिकों, सुनो कहानी। एक था अलादीन, उसके पास था एक जादुई चिराग जिसे घिसते ही जिन्न आ जाता था। खत्म कहानी। नहीं, बचाओ। प्रबंध मंत्री, तुम पकड़ो। परंतु महाराज, मेरा काम तो प्रबंध करना है, पकड़ने का काम तो सेनापति का ही है। विक्रम सिंह के आदेश पर प्रबंध मंत्री कथाकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो प्रबंध मंत्री, सुन कहानी। एक था अली बाबा और ये 40 चोर।
उसने 40 चोरों को मारकर खजाने की गुफा पर कब्जा कर लिया और उसमें फंस गया। खत्म कहानी। नहीं, प्रधानमंत्री भी गायब हो गया। राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल, अब तुम भी सुनो कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। बंदबाद नामक एक नगर था। महाराज भागिए, वरना ये कहानी सुना देगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था। बाकेलाल, अपने कानों पर हाथ रख लो। मैंने तो पहले ही रख लिए हैं। कथाकार के बच्चे धोखेबाज। मैं कहानी चीख चीख कर सुनाऊंगा ताकि कानों पर हाथ रखने के बाद भी कहानी तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। बंदबाद में उकाबों की घाटी थी। वहाँ हर ओर हीरे जवाहरात पन्ने व मोती बिखरे थे। वहाँ बहुत बड़े व विशालकाय उकाब रहते थे। उस घाटी में से केवल उकाब ही आ जा सकते थे। खत्म कहानी। अरे, महाराज और बाकेलाल भी गायब हो गए। विक्रम सिंह और बाकेलाल जल्दी एक घाटी में प्रकट हुए। बाकेलाल, हम कथाकार की कहानी के तिलिस्म में पहुंच गए। इन खोपड़ियों और हड्डियों को देखते ही मैं समझ गया महाराज, ये सभी उकाबों का शिकार बने होंगे। बाकेलाल, ये देखो, यहाँ क्या चमक रहा है? ये तो हीरे जवाहरात हैं। हम इन्हें साथ ले चलेंगे। बाकेलाल व विक्रम सिंह हीरे मोतियों की पोटली बनाने में लग गए। तभी विक्रम सिंह चीख पड़े, बाकेलाल, उकाब! ओह, हीरे मोती देखकर मैं इनको तो भूल ही गया था। कुछ देर बाद, अरे महाराज, ये तो हम पर आक्रमण ही नहीं कर रहा और विश्राम करने के बाद अब उड़कर वापस जा रहा है। अरे हाँ, बाके को पता था कि हमें इस घाटी से बाहर निकलना है, तो उकाब ही हमें बाहर निकाल सकता है और घाटी से बाहर निकलने पर हम इस तिलिस्म से बाहर निकल सकते हैं। मैं फटाफट एक हाथ से उसका पाँव पकड़ लेता हूँ और दूसरे हाथ से उठा लेता हूँ हीरो वाला थैला। मोटा यही छूट जाएगा। मगर बाकेलाल, उकाब का पाँव कसकर पकड़े रहना। मोटे, मेरा पाँव छोड़ दे। फिर अचानक बाके के हाथ से उकाब की टांग छूट गई। अगले ही पल दोनों किसी कक्ष के फर्श पर पड़े थे। बाकेलाल, ये तो हम वापस आ गए। अरे महाराजा, बाकेलाल वापस आ गए। मुच्चड़ मनुष्य, तू क्यों वापस आया? अरे, ये कथाकार तो मेरे सिंहासन पर बैठा है। तुम एक जगह से तो बचकर आ गए, मगर अब दूसरी जगह से नहीं आ पाओगे। लेकिन इससे पहले कि कथाकार दूसरी कहानी सुना पाता, बाके लाल ने वहीं पड़ा एक बड़ा हीरा उठाया और, धोखेबाज, अब मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा जिससे तू तड़ाक कहानी ना सुना सके। दूसरा शक्तिशाली प्रहार किया विक्रम सिंह ने, एक मेरी तरफ से ली। बाकेलाल, तू तो मुझे राजा बनाना चाहता था। तू नहीं तो मुझे अपनी वाली कहानियां सुनाने को कहा था। ओ तड़ाक! फिर तो सबने वहाँ बिखरे पड़े हीरे मोती उठाकर उसकी वर्षा कथाकार पर कर दी। तभी प्रकट हुआ सेनापति। महाराज, हमें अलादीन वाली कहानी में अलादीन का जादुई चिराग मिल गया था, जिसे घिसते ही जिन्न प्रकट हो गया और हमें यहाँ छोड़कर चला गया। सेनापति, इस दुष्ट को फौरन हिरासत में ले लो। इसे ऐसी जगह कैद कर दो जहाँ ये किसी को कहानी ना सुना सके। अब ये नहीं बचेगा। बाकेलाल, ये कथाकार क्या कह रहा था कि तुम उसे राजा बनाने को कह रहे थे और तुमने ही उसे अपनी वाली कहानियाँ सुनाने को कहा था। मैं क्या करता महाराज, मैं उसे ऐसा प्रलोभन ना देता तो वह चारों खतरनाक कैदी वापस ना आते। मैंने उसे मेरी वाली कहानियाँ सुनाने के लिए इसलिए कहा था, कहीं वह अपनी वाली ऐसी कहानियाँ ना सुना दे जिसके तिलिस्म में पहुँच कोई बाहर ही ना आ पाए। जबकि जो कहानियाँ मैंने उसे सुनाने को कहा था वह तो सबने सुन रखी हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन कहानियों के तिलिस्म में फंसा व्यक्ति निकल सकता था। जैसे हम बचकर आ गए, सेनापति बचकर आ गया। और तभी महाराज, मैं भी आ गया और अपने साथ ले आया अली बाबा का सारा खजाना भी। पर प्रबंध मंत्री, तुम वापस कैसे आए? मैं जब अली बाबा वाले डाकुओं की गुफा में पहुंचा तो गुफा का द्वार बंद था, मगर मेरे खुल जा सिमसिम कहते ही द्वार खुल गया और मैं खजाने लेकर यहाँ आ गया। और तब बाकेलाल, बेपुच्ची अच्छी। मैं तो सोच रहा था कि इनमें से कोई भी इन जगहों से नहीं निकल पाएगा, पर दिमाग में तो सभी तेज निकले। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स 84 घंटे में। तब तक के लिए धन्यवाद।